हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। आज हम लोग सी टेट वाली क्लास के अंदर प्रश्नों के प्रकार को डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग बच्चों से कुछ अलग अलग प्रकार के प्रश्न करते हैं जब हम लोग पढ़ाते हैं, तो सी टेट भी हमसे उसी प्रकार के कुछ प्रश्न के प्रकार पूछते हैं। तो इसीलिए आज की जो क्लास होगी हमारी वो प्रश्नों के प्रकार को लेकर होगी, टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा कुछ असाइनमेंट जो दिया जाता है जिसे दत्त कार्य कहते हैं। इसके अलावा आगमन विधि और निगमन विधि को भी आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपका कोई फ्रेंड्स भी सी टेट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप लोग इन वीडियो को शेयर कर सकते हो जो हमारे चैनल पर आ रही है। और हमारे चैनल पर सभी प्रकार की पेडागोजी के क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे आने वाली वीडियो के अंदर। तो शुरुआत हम लोग सबसे पहले करेंगे अपने क्वेश्चन की। तो ये हमारा है मुक्त अंत वाले प्रश्न या ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये वाले प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनका जो आंसर होता है वो एक हम लोग पूरे ओपन तरीके से फ्री माइंड होके दे सकते हैं और अपनी समझ से उत्तर दे सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जो होते हैं वो मुक्त होते हैं, ठीक है, पूरे फ्री होते हैं। विद्यार्थी जो होते हैं वो अपनी समझ से प्रश्नों के उत्तर दे देता है। जैसे हमने कोई किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा कि तुमने आज सुबह उठे थे तो उसके बाद दोपहर तक तुमने क्या किया, तो बच्चा अपने तरीके से प्रश्न के आंसर दे रहा है हमें कि हमने ये किया था, वो किया था, और इसके अलावा फ्री माइंड होकर प्रश्नों के आंसर दिए जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से जैसे हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें कि तुमने आज क्या खाया, बच्चों को हमने पूछा कि बेटा आज तुमने क्या खाया, तो बच्चे ने अपने तरीके से आंसर दिया। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसे मुक्त अंत वाले प्रश्न कहते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें तो वो है बद्ध अंत वाले प्रश्न। बद्ध अंत वाले प्रश्न हमारे जो होते हैं क्लॉज एंडेड क्वेश्चन जिन्हें हम लोग कहते हैं। तो इनका जो आंसर होता है वो एक सीमा के अंदर रहकर होता है। सीमा मतलब हम लोग कहते हैं इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में से किसी एक को चुनना होता है हमें, ठीक है। तो इन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं हम लोग। जैसे एक हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं इस प्रकार के, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे हमने कहा कि इनमें से भारत की कौन सी नदी ऐसी है जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ऐसे हमने क्वेश्चन पूछा। तो फिर हमें आंसर सटीक देना पड़ेगा। ऐसे नहीं हम लोग किसी भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन का आंसर मतलब अलग अलग आंसर देना शुरू कर देंगे। तो हमें एक ही आंसर देना पड़ेगा कि यमुना नदी इज़ ए लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं हमारे वो बद्ध अंत वाले प्रश्न होते हैं, क्लॉज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं अभिसारी प्रश्न। अभिसारी प्रश्न की अगर मैं बात करूं, कन्वर्जिंग क्वेश्चंस जिसे हम लोग कहते हैं कि जो एक कोई ऐसी चीज़ है किसी एक ही बिंदु पर जाके टकरा रही है, किसी एक बिंदु पे जाके टकरा रही है, ऐसे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं हमारे, ये होते तो कारण बताओ है। ये बहुत सारी चीज़ों का इनके अंदर एक निचोड़ होता है, लेकिन ये किसी एक बिंदु पर जाके टकरा देंगे, है ना। तो ये कारण बताओ वाले प्रश्न होते हैं, परंतु इन के उत्तर एक सीमा के अंदर होते हैं, सिर्फ एक ही सीमा के अंदर होते हैं। जैसे हमने आपसे पूछा कि दिन रात क्यों होते हैं, है ना, तो दिन रात क्यों होते हैं ऐसे करके बच्चे से प्रश्न पूछा, तो ये भाई एक कारण बताओ वाला प्रश्न है ना। तो लेकिन इसका आंसर एक सीमा के अंदर है, क्योंकि पृथ्वी रोटेट करती है, घूर्णन करती है, तो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ही दिन रात होते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे देंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें आपसे कि अपसारी प्रश्न, डाइवर्जिंग क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो डाइवर्जिंग क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये भी कारण बताओ वाले प्रश्न होते हैं, पहली बात तो ये, परंतु लेकिन विश्लेषण, एनालिसिस, मूल्यांकन, वैल्यूएशन या संश्लेषण जिसे सिंथेसिस कहते हैं, करने के बाद ही शिक्षार्थी अपनी कल्पना से उत्तर देता है। मतलब कई सारी चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ती है, जैसे विश्लेषण कर रहे हैं उस क्वेश्चन के आंसर का, मूल्यांकन कर रहे हैं, फिर संश्लेषण कर रहे हैं, उसको जोड़ के देख रहे हैं। तो इस प्रकार से तब जाकर अपनी कल्पना से इन प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हम लोग देते हैं। जैसे क्या होगा अगर धरती पर तेल खत्म हो जाए, तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। या क्या होगा यदि पृथ्वी पर ऑक्सीजन खत्म हो जाए, क्या होगा यदि पृथ्वी से पेड़ को काट दिया जाए, ठीक है, क्या होगा यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए। इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वो एक अपसारी प्रश्न होते हैं, डाइवर्जिंग होते हैं, होते तो कारण बताओ है, लेकिन सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी हमें।
कि भाई अगर तेल खत्म हो गया धरती से तो क्या हमें नुकसान होगा, क्या हमारे लिए फ़ायदा होगा, किस प्रकार से दुनिया चलेगी, किस प्रकार से सारे व्हीकल रुक जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, संश्लेषण कर रहे हैं। ऐसे प्रश्नों के आंसर हम लोग इस प्रकार से देते हैं कि उसका पूरी तरीके से समझदारी से सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब जाकर अब सारी प्रश्नों के आंसर देते हैं। तो ये एक सीमा के अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि धरती पर तेल खत्म हो गया तो हम लोग इसके ऊपर तो एक ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़े से बड़ा ऐसे लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं हमारे अब सारी प्रश्न या डाइवर्सिंग क्वेश्चंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा असाइन टास्क होता है, तो ये असिस्मेंट भी इसे हम लोग कहते हैं। तो ये जो दिया जाता है किस प्रकार से घर में कोई असाइनमेंट आपको दिया जाता है घर पे करने के लिए, तो उसको लेकर भी प्रश्न एक हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कि इस विधि में पूरे पाठ्यक्रम को एक छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है कि जो हमारा पूरा पाठ्यक्रम था उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया कि ये वाला प्रोजेक्ट अलग कर दिया, उसी हमारे पाठ्यक्रम से एक प्रोजेक्ट अलग कर दिया, एक प्रोजेक्ट अलग कर दिया, और उसी प्रोजेक्ट पर आपको असाइनमेंट बनाने के लिए दिया गया है या फिर एक दत्त कार्य दिया है, गृह कार्य दिया गया है करने के लिए। ठीक है, इस विधि में शिक्षार्थी को एक निश्चित समय में कार्य पूरा करने के लिए दिया जाता है। ये कहा जाता है कि आपको इस तारीख तक या 15 तारीख तक, 15 जून तक, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी डेट तक आपको ये कार्य संपन्न करना होगा। ठीक है, और इसको जमा करना पड़ेगा आपको यहाँ पर आके। नेक्स्ट हम इस विधि में एक अधिन्यास पूर्ण होने पर ही दूसरा अधिन्यास दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक अधिन्यास या एक जो हमारा असाइनमेंट होता है, एक असाइनमेंट जो होता है जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही दूसरा असाइनमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें कि इस विधि का मुख्य लक्ष्य अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना होता है। कि कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारे लर्निंग जो होते हैं, लर्निंग हमारी जिस समय बढ़ती जाती है, उसका एक हमें अवसर दिया जाता है इस असाइनमेंट के माध्यम से। तो इस विधि में शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान देता है, मतलब एक इंडिविजुअल जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उन पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इसका असाइनमेंट कैसा है, उस भाई का असाइनमेंट कैसा है, उसका कैसा है, वो सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है कि किस तरीके से हमारा क्या है कि ये कितना अच्छा, किसने बेहतर किया है या फिर कितना और बेहतर कर सकता है। तो इस विधि में शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसके इंग्लिश में है पॉइंट्स, ध्यान रखें। तो अगला पॉइंट है हमारा वो है आगमन विधि, अराइवल हमारे जो मेथड है वो क्या है। आगमन विधि के ऊपर भी प्रश्न एग्जाम में कहीं पूछे जाते हैं कि इस विधि में पहले कई सारे उदाहरण बताए जाते हैं, उसके बाद ही एक निष्कर्ष बताया जाता है। जैसे हम लोग क्लास के अंदर गए, क्लास में जाने पर हमने क्या करा, कई सारे उदाहरण दिए, कई सारे एग्जाम्पल्स दिए। ठीक है, उस एग्जाम्पल्स के बाद ही हमने क्या करा, फिर निष्कर्ष बताया या फिर कोई चैप्टर की स्टार्टिंग कर दी हमने। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि गर्म पानी में कपड़े धोने पर अधिक साफ़ हो जाते हैं। मैंने कहा आपको कि साबुन के जो बुलबुले होते हैं वो बड़े होते हैं। मैंने आपको कहा कि गर्म पानी में कपड़े धोने पर अधिक साफ़ हो जाते हैं, है ना। साबुन के बुलबुले अधिक बड़े होते हैं। इसके अलावा गर्म पानी हल्का होता है। इसके अलावा मैंने आपको कई एग्जाम्पल ऐसे दिए कि पानी की बूंद गोलाकार होती है। मैंने कहा कि गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता है। तो यार ये ऐसे एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं ना, देने पर मतलब उसके बाद हम लोग इनके बारे में समझा रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि क्यों गर्म पानी में कपड़े धोने पर अधिक साफ हो जाते हैं। तो वो सरफेस टेंशन की वजह से होते हैं, पृष्ठ तनाव की वजह से होते हैं, क्योंकि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है पानी का, तो इसीलिए जो हमारे कपड़े होते हैं वो अधिक साफ हो जाते हैं। साबुन के गोल के बुलबुले भी बड़े होते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, तो तभी हमने ऐसे बोल दिया। हमने कहा कि गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता है, तो वो भी पृष्ठ तनाव का उदाहरण हो गया। हमने कहा कि उसके बाद जैसे ये बोला था आपको, पानी की जो बूंद होती है वो गोलाकार होती है, वो ऐसे क्यों होती है, तो ये भी पृष्ठ तनाव की वजह से होती है। तो ये कई प्रकार के मैंने आपको उदाहरण दिए अलग अलग, और उसके बाद मैंने निष्कर्ष निकाला कि इन सब का एक ही कारण है, वो कारण है हमारा सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, पानी के अंदर आने वाला पृष्ठ तनाव। तो
पहले हमने उदाहरण दिए, उदाहरण देने के बाद ही क्या करा, फिर निष्कर्ष बताया। तो ये आगमन विधि है, इससे बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीख लेता है। तो इस विधि के द्वारा ज्ञान को स्थायी रूप से ग्रहण किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पहले एग्जाम्पल दिए हमने बहुत अच्छे तरीके से, हैं, तो ज्ञान को स्थायी रूप से इसको ग्रहण किया जा सकता है। यह विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है। भाई विशिष्ट इसलिए क्योंकि हमने किसी विशिष्ट चीज को देखा, अभी हमने एग्जाम्पल दिए, विशिष्ट थे, उसके बाद हम उसे सामान्य तरीके से लेके गए जो बच्चों के समझ आ जाए कि पर सरफेस टेंशन है, परिस्थ तनाव क्या होता है, किसके कारण, मतलब एक हमारे गर्म पानी में कपड़े धोने पर अधिक साफ हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, सारे हमने फिर क्या करा, विशिष्ट से सामान्य की ओर गए, बच्चों को एक एक चीजें क्लियर करते चले गए। मूर्त से अमूर्त, जो चीज उसने देखी हुई है और जो चीज उसे नहीं पता भी, सरफेस टेंशन के अंदर की चीजें उसे नहीं पता थी, उसे सिर्फ पता था कि हाँ गर्म पानी में कपड़े धोने पर साफ होते हैं, उसे पता था कि पानी की बूंद गोलाकार होती है, उसे पता था साबुन के गोल के बुलबुले बड़े होते हैं, तो ये मूर्त होता है। और जो उसे नहीं पता था वो अमूर्त है। तो यहाँ पर ये विधि जो है विशिष्ट से सामान्य और मूर्त से अमूर्त की ओर जाती है, शिक्षण सूत्रों का अनुसरण करती है, मतलब ठीक है। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है आगमन विधि। तो ये इसके पॉइंट है, जरा ध्यान रखेंगे इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे तो निगमन विधि जो होता है, इनकॉर्पोरेशन मेथड जो हमारा है, वो इस विधि में पहले कोई नियम बताया जाता है। बच्चे को नियम बता दिया मैंने, कि कह दिया कि भाई जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल का एक फॉर्मूला है या नियम है वो मैंने बता दिया। जैसे कि कैपिटल F बराबर m1 निगमन विधि, इनकॉर्पोरेशन मेथड, ये मेथड जो है ना बच्चों के लिए थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। ये थोड़ा बड़े बच्चों के लिए ज़रूरी हो जाता है, छोटे बच्चों के लिए इनको दिक्कत हो जाती है इस मेथड से। तो निगमन विधि जो है, इस विधि में पहले कोई नियम बताया जाता है और उसके पश्चात उदाहरण के द्वारा पुष्टि की जाती है। अब नियम हमने बता दिया बच्चे को, तो नियम कैसे पता लग जाएगा? उदाहरण से तो उसने वो चीजें पहले जानी हुई थी, लेकिन हमने तो नियम बता दिया डायरेक्ट। मैंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका हमने नियम बताया। हमने कहा कि कैपिटल F एक अनुक्रमानुपाती या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r²। तो ये हमने क्या करा, इसको एक नियम बता दिया, एक उसको सूत्र बता दिया, और उसके बाद उसके उदाहरण दिए हमने। तो पहली बात तो ये कि उसको डायरेक्ट एकदम से सूत्र नहीं समझ आएगा। सूत्र तो किससे निकलता है? उदाहरणों से निकलेगा, डेफिनेशन से निकलेगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, पहले इसमें नियम बताया, नियम बताने के बाद उसके बाद उदाहरण की पुष्टि करी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारा यह विधि जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। सामान्य है, नॉर्मल है, सारी चीज़ें, उसके बाद विशिष्ट की ओर जा रही है। बच्चे को दिक्कत हो जाएगी कि विशिष्ट की ओर जा रही है सामान्य से, ठीक है। तो ये विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है सूत्र का, ये क्या करती है, एक अनुपालन करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यह विधि बाल केंद्रित नहीं है। पहली बात तो यह है कि यह विधि जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है। क्यों नहीं है चाइल्ड सेंटर? क्योंकि बच्चा इससे नहीं सीख पाएगा सही तरीके से। बच्चे को एक उदाहरण बेस पहले तरीके से समझाया जाता है, ठीक है। इस विधि से शिक्षार्थी में रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। रटने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो सिर्फ उसने रट लिया, जैसे कुछ नियम थे उसने नियम को रट लिया कि भाई मेरे को तो याद हो नहीं रही, मेरे को समझ ही नहीं आ रही है, तो रटन प्रणाली रोट मेथड उसने यूज़ कर लिया अपना, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, इस विधि में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ा लेगा अपनी। तो ठीक है भाई, इस प्रकार के ये आज का हमारा टॉपिक था जो बहुत ही तो ठीक है भाई, ये आज का हमारा इस प्रकार का टॉपिक था जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसके मतलब बेस पर हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड थैंक यू सो मच।